चलिए जी, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। क्या है जी सब्जेक्ट? हमने क्या क्या पढ़ लिया? वर्ब देख लिया, मतलब बीच वाले की बात कर ली। उसके आगे देख लिया एक ऑब्जेक्ट होता है या फिर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। अब हम वर्ब के इस साइड चलेंगे तो वो कहानी पूरी हो जाएगी, है ना, वो जो आप बचपन से पढ़ते थे। चलो जी, तो इस कहानी को पूरा करते हैं, अब इस तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट की दो तीन बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंटरेस्टिंग है ये बात, जैसे ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते थे ना, ऐसे ही सब्जेक्ट बनने का काम भी या तो नाउन या तो प्रोनाउन, बस वो वर्ब के इस तरफ, ठीक है। तो आप इससे ये बात भी समझ पा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन या प्रोनाउन चैप्टर हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वता है इसकी, ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप और ध्यान रखेंगे, जब मैंने कहा कि सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, वो बात तो ठीक है, बट अगर आप कहीं पे भी लैंग्वेज में सब्जेक्ट लिख रहे हैं ना, तो वो बिना वर्ब के आ नहीं सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किसी भी वर्ब के बिना कोई सब्जेक्ट नहीं आ सकता है, सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं आ सकती। दे बोथ हैव टू कम साइमल्टेनियसली, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगी, वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आए ना आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और कभी कभी नहीं होता, हमने सेंटेंसेस देखे हैं बहुत सारे। तो ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है इनसे, ये दोनों का आपस में लेना देना है भाई। और इनके बिना कोई सेंटेंस भी नहीं बन सकता है। मैंने कहा था, याद करो कि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो मेन वर्ब तो सेंटेंस में होनी ही चाहिए, और अगर फिर वर्ब होनी चाहिए तो फिर सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो इन दोनों का साथ होना मैंडेटरी है। ऑब्जेक्ट हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सेंटेंस की श्रद्धा है, वो देना चाहे कि नहीं। अब मैंने कहा द बेबी इज क्राइंग, तो सबसे पहले आप वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, ये वर्ब है जिसमें ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। अब ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दो अलग अलग वर्ब नहीं होती है, ये पेयर में मिला के एक ही वर्ब बनती है। और एक ही वर्ब है तो फिर एक ही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अगर ये दो अलग अलग वर्ब होती तो इनके लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट होते, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपने रखनी नहीं है। तो जो बेबी है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ये नर्सरी लेवल की बात थी कि जो बेबी है हमारा सब्जेक्ट है, बट हम ये क्यों सीख रहे हैं? मुद्दा ये नहीं है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, मुद्दा ये है कि सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन से शब्द करते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। द आर्टिकल आया हुआ है तो मतलब हमारा यहाँ पे ये नाउन है। क्या कहानी क्लियर? वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया। अब फिर से वही वाली बात याद करो, मैं इसे नाउन भी बोल रहा हूँ, इसे सब्जेक्ट भी बोल रहा हूँ। तो एक होता है नाम, एक होता है काम, एक होता है नाम, एक होता है काम। तो अगर कोई पूछे इसका नाम क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या कहोगे? नाउन है। फंक्शन किस चीज का कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका सब्जेक्ट है? सेंटेंस का? नहीं, वर्ब का। जैसे ऑब्जेक्ट जो होता है अगर लिखा हुआ हो तो वो वर्ब का होता है, तो ऐसे सब्जेक्ट भी जो होता है वो भी वर्ब का होता है। सेंटेंस का ना कोई सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का, समझ गए, लेकिन सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इस कंफ्यूजन को ध्यान रखना। बाय द वे ये बेबी छोटे बच्चे वाला बेबी है, ठीक है, रोई रोई कर रहा है। चलो, तो बेबी इज क्राइंग, शी इज अ ब्रिलियंट राइटर। एक मिनट रुकना, हाँ, शी इज अ ब्रिलियंट राइटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है? क्या ये लिंकिंग वर्ब है? अगर वर्ब आई है तो सब्जेक्ट भी आया होगा। सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब तक कहानी क्लियर? आगे भी देख लेते हैं। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है, लिंकिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं। अब इनमें से मेन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं, आर्टिकल आया राइटर के लिए, तो राइटर क्या हो गया? नाउन। कैसा राइटर? ब्रिलियंट राइटर, तो ये मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। तो बताओ मेन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन सा होगा? बिल्कुल एंड वाला, याद है ना, बताया था मैंने आपको। तो एक बार चेक कर लो कि वो है कि नहीं है। तो शी कौन है? राइटर है, और राइटर कौन है? शी है। एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। तो अब राइटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का, इस वाले सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। ब्रिलियंट एडजेक्टिव है जो कि राइटर को मॉडिफाई कर रहा है। ये बी की फॉर्म है, मेन वर्ब का काम कर रही है क्योंकि इकलौती आई हुई है। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है वो लिंकिंग वर्ब होती है, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वर्ब है तो सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। शी का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, मतलब सेंटेंस की कहानी पूरी बोलो। हाँ, आई होप समझ में आ रहा है।
बड़े प्यारे बच्चे हैं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता देखने वाले की आंखों में है। ठीक है, शेक्सपियर महाराज की ये कोटेशन है आई गेस। ठीक है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सबसे पहले वर्ब पहचानेंगे तो अगर आप देखेंगे लाई ले लेन, सुनते हैं ना हम लोग, लाई ले लेन, लाइंग लाइज। ठीक है, ये वर्ब है, एस या एस लगा पड़ा है ना, तो हमारी ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की 5th फॉर्म है। यस और नो? वर्ब आई है तो सब्जेक्ट भी आया होगा जी, बिल्कुल सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब ना इसके पहले आर्टिकल है, ना इसमें एस या एस लगा के आप प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है सफिक्स से भी तो हम लोग पहचान सकते हैं। टी वाई लगा पड़ा है, क्वालिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, ब्यूटी, है ना, तो ये सब के सब नाउन सफिक्स होते हैं। तो मुझे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये नाउन है। देखा कितना काम कर रहा है वो सफिक्स वाला पॉइंट भी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। इन क्या होता है दोस्तों? इन होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपो के बाद क्या होते हैं? प्रेपो के ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, द आर्टिकल है तो नाउन भी होना चाहिए। फिर से ऑफ आ गया, ऑफ नया हमारा प्रेपोजिशन एक और प्रेपो के बाद क्या आते हैं? प्रेपो के ऑब्जेक्ट। तो बिहोल्डर भी ऑब्जेक्ट है इस प्रेपो का, द आर्टिकल है तो आपका नाउन भी है। सभी को क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस प्रेपो का। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस प्रेपो का। ये मेन वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। वर्ब का ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। वर्ब का सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, वो नाउन होना चाहिए। टी वाई से पहचाना नाउन या प्रोनाउन है, यहाँ पे है कहानी क्लियर। अ वाइज मैन नोज हिज स्किल्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे नो, न्यू, नोन, है ना, पढ़ते हैं ना, नोइंग, नोज, ये मेन वर्ब है। एक्शन या स्टेट को जो बताया वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म है, 5th फॉर्म है। वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए होगा। अब बताओ इनमें से कौन सा मेन सब्जेक्ट है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ए आर्टिकल आया बेटा मैन के लिए, तो ये क्या है? नाउन है, क्योंकि यहाँ टू लिखूंगा तो ये MEN हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बोलो हाँ। नाउन को कौन मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव करेगा। और ये बात आप भली भांति जानते हैं कि वर्ब को अगर सब्जेक्ट चाहिए तो वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा मैन है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? चलो, अ वाइज मैन नोज व्हाट हिज स्किल्स। नोज व्हाट, जैसे आई नो यू, आई नो द स्किल, है ना, आई नो समथिंग, नोज व्हाट। नो के तुरंत बाद अगर आप देखेंगे व्हाट का जवाब है तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये नाउन है। कैसे पता लगा? स्किल, स्किल्स प्लूरल बन रहा है। प्लूरल किसका बनता है? नाउन का। अच्छा, किसकी स्किल? उसकी स्किल्स। याद करो एक सेंटेंस आया था पीछे, देयर विलेज, किनका गांव? उनका गांव। तो अगर आप देखेंगे ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, और इसका पूरा नाम होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अधिकार बताने वाला एडजेक्टिव होता है। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। अभी के लिए आप ये जानिए कि नाउन के पहले कोई शब्द आ रहा है तो उसको मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। यहां तक कहानी क्लियर? अब जो मैं पूछ रहा हूं वो बताते चलेंगे। स्किल का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, प्लूरल बना हुआ है। फंक्शन किस चीज का कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका? इस वाली वर्ब का। ये क्या है? इस नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। ये क्या है? मेन वर्ब है। कौन सी फॉर्म है? 5th फॉर्म है। वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा, बिल्कुल है सब्जेक्ट। कैसे पता लगा? क्योंकि ये नाउन है। कैसे पता लगा? आर्टिकल इसके लिए आया हुआ है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट तो है ही, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, और अगर आप देखेंगे वो भी नाउन है और ये भी नाउन है। समझ में आया ना? इंग्लिश इतनी लॉजिकल कभी थी क्या? थी कभी? जब मैंने पढ़ना शुरू किया था मुझे भी ये लॉजिक्स नहीं पता थे। ये पढ़ाते 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 वो विद एक्सपीरियंस ये बारीकियां दिखने लगी, और जब दिखने लगी तो एहसास हुआ यार ये तो बच्चों को भी दिखनी चाहिए। हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, है ना? तो वो था ना भी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। तो इंग्लिश एक तरीके की ब्यूटी ही है। मेरी आंखों में इंग्लिश एक ब्यूटी ही है, और मैं चाहता हूं कि वो ब्यूटी आप भी देखें अपनी आंखों से। ठीक है? डेड मैन टेल नो टेल्स। सबसे पहले बच्चे वर्ब पहचानेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये आपकी वर्ब है। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। एक्शन या स्टेट बताने वाला शब्द 1st फॉर्म है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे डेड मैन, तो मेन सब्जेक्ट कौन सा होगा? MAN, MEN, प्लूरल बना हुआ है तो ये आपका नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे डेड बॉडी, डेड मैन, डेड पर्सन, ये तो मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है ना।
तो वर्ब का सब्जेक्ट फिर हमारा मेन होगा यहाँ पे, यस और नो, क्योंकि वो नाउन है। अब आगे क्या है, टेल्स क्या, डेड मैन टेल व्हाट, नो टेल्स, डेड मैन टेल व्हाट, नो टेल्स। अच्छा, टेल का मतलब कहानी होता है, पूछ नहीं है ये। टेल मतलब कहानी, टेल्स मतलब कहानियां, तो प्लूरल बना हुआ है ना, तो टेल व्हाट, टेल नो टेल्स। तो ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। वर्ब के बाद वट का रिप्लाई है तो आपका ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। और कैसी टेल, नो टेल, तो नाउन के पहले जो आए वो मॉडिफाई करने वाला आपका एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट तो है बट वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। और इस सेंटेंस का मतलब होता है कि जो मरे हुए लोग होते हैं वो कुछ नहीं बोल सकते, ये राज भी उनके साथ चला गया है ना। डेड मैन टेल नो टेल्स, कि अब तो मर गया भाई वो, अब तो जो बात जाननी थी वो तो चली गई उसी के साथ, तो ये राज भी राज रह गया। क्लियर, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी तरीके का। अब मैं भी वही वाली बात है, आदत हो रही है ना लाइव क्लासेस में ज़्यादा पढ़ाने की, तो ये चलता रहेगा, बोलूँ हाँ समझ में आ रहा है क्या, भले ही आप नहीं बोल सकते बट स्टिल मैं करता रहूँगा, आप लोग मन ही मन बस हाँ 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 करते रहिएगा, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ हर हार्ड वर्क शोज पैशन, द इंटेंसिटी ऑफ हर हार्ड वर्क शोज पैशन। सबसे पहले वर्ब पहचानेंगे, ये रही ना वर्ब बीच में, देखो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी सेंटेंस का, तो सबसे पहले उसी पे अटैक किया करो। वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट पे अटैक किया करो, फिर बाकी चीजों को देखा करो। बस इतना ही कर लिया तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ये समझ के चलिए। शो, शोड, शोन पढ़ते हैं ना, शोइंग, शोज, ऐसा शब्द जो एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 5 फॉर्म हो, ये 5th फॉर्म है। अब वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपो के बाद तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्क, वर्क्स प्लूरल बन सकता है, तो ये आपका नाउन है। कैसा वर्क, हार्ड वर्क, ये वर्क को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। और किसका हार्ड वर्क, उसका हार्ड वर्क, ये भी वर्क को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है कि उसका वर्क, बट उसका कैसा, उसका हार्ड वर्क, ये भी एडजेक्टिव होता है बट इसे बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पोजेशन बताने वाला, उसका, मेरा, तुम्हारा, है ना। तो ये पोजेशन, अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। एक नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव आ सकते हैं। तो प्रेपो के बाद मेन ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, वर्क होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रेपो के बाद जो भी कुछ लिखा है, या जब तक वर्ब नहीं आती है, जब तक नया प्रेपोजिशन नहीं आता, आप उसे कंप्लीट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक है। कोई आपसे नहीं पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्ट है, वो मैं आपकी समझ के लिए समझा रहा हूं ये चीजें, ताकि आपको सहूलियत रहे। लेकिन हमने एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी करना है। ये प्रेपो, प्रेपो के बाद जो भी लिखा है वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट, आप इसे पूरा कंसिडर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें पता है ये वाला मेन ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल बाद वाला होता है, बोलो हाँ। लेकिन वर्ब को तो मेरे दोस्त सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ये है हमारा इंटेंसिटी। सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, टी भी लगा पड़ा है, दा भी लगा पड़ा है, तो नाउन है, तो मतलब कोटा इनका पूरा हो गया है। ये सब कुछ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे वर्ब से पहले जो भी लिखा है ना उसे ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। जबकि कई बार ऐसा होता है कि वर्ब के पहले ये शब्द प्लूरल लिखा होता है, बट ये सब्जेक्ट नहीं होता, ये प्रेपोजिशन का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होता है, और बच्चे वर्ब इसी के अकॉर्डिंग देख के प्लूरल लगा देते हैं, ऐसा कर देते हैं। जबकि वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है पीछे भी लिखा हो और वो सिंगुलर हो, और वहां सिंगुलर वर्ब ही आनी हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो रटना नहीं है, वर्ब से पहले जो लिखा है वो सब्जेक्ट है, चेक करना है उसे। मुझे बताएंगे पैशन क्या है। जो इंटेंसिटी है उसके हार्ड वर्क की, वो क्या शो करती है, पैशन शो करती है। शोज व्हाट, पैशन। तो वर्ब के बाद वर्ड का रिप्लाई है पैशन, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ION याद है, सफिक्स आपके नाउन होते हैं, तो ये इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, इस वाली वर्ब का। वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो ये रहा, नाउन होना चाहिए, है, ये प्रेपो है, ये पूरा प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट वर्क है जो कि नाउन है। कैसा वर्क, हार्ड वर्क एडजेक्टिव है। किसका वर्क, उसका वर्क, ये भी आपका एडजेक्टिव है जो कि पोजीशन बता रहा है। कह दो हाँ। सेंटेंस की लेंथ में बढ़ाता चल रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। The students from the classroom at the end of the hall were very noisy. सबसे पहले वर्ब पहचानेंगे, तो ये रही आपकी वर्ब, वर है ना, बी, वोज, बीन पढ़ते हैं ना, वोज, वर। ये बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले वर्ब को सब्जेक्ट ढूंढ के दिखाओ, तो ये सब्जेक्ट है नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रेपो है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। द आर्टिकल है तो नाउन है। ये सब्जेक्ट है नहीं, ये प्रेपो है
और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, द आर्टिकल है तो नाउन है। ये सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि फ्रॉम क्या है, प्रेपो है, और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है और प्लूरल भी बना पड़ा है, द आर्टिकल है तो मतलब नाउन है। ये सब्जेक्ट है, बचा ही नहीं कुछ, तो फिर यही होगा भाई, समझे। नाउन या प्रोनाउन होता है, दा भी है प्लूरल भी है तो मतलब नाउन है। चेक करो क्या यही सब्जेक्ट का यही वर्ब है, बिल्कुल सही। वो प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। कि नॉइजी कौन है, स्टूडेंट्स है। नॉइजी कौन है, स्टूडेंट्स है। तो वर्ब के इधर की कहानी तो होगी। अब आ जाओ उधर। अब आपको पता है बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं। अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ये है कि ये है, तो इसके लिए आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच डिराइव करना पड़ेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि नॉइजी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो उसको पहचानने के लिए आप ये देखो कि नॉइजी सेंटेंस में किसको कहा जा रहा है। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स कौन है, स्टूडेंट्स कौन थे, नॉइजी थे। स्टूडेंट्स कौन थे, नॉइजी थे, शोर मचाते थे। तो स्टूडेंट्स क्या है, द आर्टिकल है तो नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कितने नॉइजी, वेरी नॉइजी। एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगी, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव। एडवर्ब कभी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं होते, वो तो नॉर्मल कंप्लीमेंट होते थे। तो मेन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यहाँ पे ये है। आई होप सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है। चेक कर लो, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, चेक कर लो। नॉइजी कौन है, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स कौन है, नॉइजी हैं। एक ही बात हो रही है। अरे भैया क्लियर है कि नहीं। शी इज माई फ्रेंड हु कैन डांस, विसल एंड हम अ ट्यून एट द सेम टाइम। बनाओ, खुद बनाओ, दसो जी। शी इज माई फ्रेंड हु कैन डांस, विसल एंड हम अ ट्यून एट द सेम टाइम। सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये आपकी मेन वर्ब है। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब भी है। सब्जेक्ट चाहिए होगा, शी सब्जेक्ट है जो कि आपका प्रोनाउन है। सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, कोटा पूरा। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लेके आती है अपने बाद। तो ये फ्रेंड, फ्रेंड्स प्लूरल बन सकता है, नाउन है, और माय उसको मॉडिफाई करने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो मेन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन सा होता है, बाद वाला होता है, याद है ना। शी कौन है, फ्रेंड है, फ्रेंड कौन है, शी है, तो इक्वल टू का साइन भी है, बोलो हाँ। अब ये हु क्या होता है भाई, ये हु क्या है, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, बीच में आ गया है तो बस सुन लीजिए कि क्या है। जब प्रोनाउन आएगा और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, बस वो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। समझे मेरी बात, कि वो मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड, जो कि डांस कर सकती है, विसल कर सकती है, हम कर सकती है ट्यून को एट द सेम टाइम। मतलब नाच भी कर सकती है, सीटी भी बजा सकती है, और गाना भी गा सकती है, सब कुछ कर सकती है एक ही समय पे। कौन, वो फ्रेंड जो कर सकती है, ठीक है। तो ये हु फ्रेंड के लिए आया हुआ है, रिलेट करने वाला प्रोनाउन होता है। रिलेट करने वाला प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि एक तो रिलेट कर रहा है फ्रेंड को, दूसरा नाउन की जगह पे आया हुआ है, रिप्लेस भी कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आया। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत डिटेल में है, हम आगे चल के हु, विच, हुज, हुम ये सब पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। फिर आप ये बात जानेंगे वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन में कि जो हु होता है सब्जेक्ट केस होता है। हु भी एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है तो सही बन गया। अब सब्जेक्ट आई है तो वर्ब भी आई होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रही आपकी वर्ब, इसमें ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है, तो मिला के एक ही वर्ब बन गई। समझना इस चीज को। अब ये एक्चुअल में कैन डांस, कैन विसल और कैन हम है। नहीं समझे मेरी बात। कैन डांस, कैन विसल और कैन हम है, लेकिन अब तीनों में कैन कॉमन था तो बस कैन कॉमन निकाल लिया। आप समझे ना मेरी बात। तो कैन डांस, विसल एंड हम बोल दिया। समझ रहे हैं सभी बच्चे। तो हमने कैन को कॉमन निकाल लिया। अभी मेरी बात समझ ना, कैन को कॉमन निकाल लिया। अब तीन अलग अलग वर्ब थी तो तीन अलग अलग सब्जेक्ट भी होने चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में तीन अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, तीनों का एक ही सब्जेक्ट है कॉमन, जो कि है हु। तो इसलिए हु और कैन दोनों को कॉमन निकाल लिया। समझ गए ना। हु कैन डांस, हु कैन विसल, हु कैन हम।
हु कैन डांस, हु कैन विसल, हु कैन हम। तीनों में हु कैन कॉमन था तो हमने कॉमन निकाल लिया। आप समझ गए ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। तीन वर्ब हैं अलग अलग और तीन ही सब्जेक्ट हैं, बट सब्जेक्ट तीनों का सेम ही है जो कि है हु। आई होप समझ में आ रहा है, इसलिए कॉमन निकाल लिया। तो मतलब इस वाली वर्ब को भी सब्जेक्ट मिल गया, इस वाली वर्ब को भी सब्जेक्ट मिल गया और इस वाली वर्ब को भी सब्जेक्ट मिल गया जो कि है हु। तीनों को आप अलग अलग भी लिख सकते हो लेकिन वो रिपीटेशन हो जाएगी, इसलिए कॉमन निकाल लिया भाई। तो ये भी आपकी मेन वर्ब है, एंड के इधर ये भी आपकी मेन वर्ब है और ये भी आपकी मेन वर्ब है। एंड तो जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है, आप लोग जानते हैं, दो शब्दों को जोड़े। अब ये मेन वर्ब है तो इनकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, वो कैन कॉमन निकाली हुई है ना। फिर इनका सब्जेक्ट कहाँ है, अरे वो हु कॉमन निकाला हुआ है ना। समझ में आ गया होगा। अब वो डांस कर सकते हैं, विसल कर सकते हैं और हम मतलब गुनगुना सकते हैं। क्या गुनगुना सकते हैं, एक ट्यून को गुनगुना सकते हैं हम। व्हाट अ ट्यून, तो ये तो वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई है, तो इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। नाउन होना चाहिए तो नाउन है। एट होता है प्रेपोजिशन और प्रेपो के बाद आते हैं प्रेपो के ऑब्जेक्ट। इसको इरेज कर दूं एक बार। एट होता है प्रेपो और प्रेपो के बाद आते हैं प्रेपो के ऑब्जेक्ट, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट जो आपका टाइम है, द आर्टिकल टाइम के लिए आ रखा है और ये आपका नाउन है। और कैसा टाइम, सेम टाइम, तो ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। अब बताओ किस किस बच्चे को समझ में आया। ये क्या कर दिया मैंने, अलग ही चित्रकारी कर रखी है, सेंटेंस के चिथड़े उड़ा दिए पूरे के पूरे। नहीं, जल्दी देखेंगे जो जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करी, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, इकलौती आई हुई है लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए है। लिंकिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं, बोलो हाँ। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है आपका ये, जिसमें मेन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ये फ्रेंड। फ्रेंड, फ्रेंड्स प्लूरल बन सकता है, नाउन है, किसका फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो सेम है, शी कौन है, फ्रेंड है, फ्रेंड कौन है, शी है। फिर ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि इसको रिलेट कर रहा है। सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब भी होगी, तो ये वर्ब लिखी हुई है, कैन डांस, कैन विसल और कैन हम, जिसमें कैन कैन कॉमन था और हु सब्जेक्ट उनका कॉमन था तो निकाला हुआ है हमने। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ये मेन वर्ब और उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर ये मेन वर्ब और उसकी हेल्पिंग वर्ब कैन है। कंजंक्शन है एंड आपका। हम वर्ट अ ट्यून, तो वर्ब के बाद वर्ट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट है इसका, इस वाली वर्ब का। नाउन होना चाहिए, ए आर्टिकल है। ये क्या है, प्रेपो। प्रेपो के बाद आते हैं प्रेपो के ऑब्जेक्ट जो कि नाउन होते हैं। हाँ वो है, कैसे पता लगा, द आर्टिकल टाइम के लिए आया हुआ है। कैसा टाइम, सेम टाइम। टाइम को जो मॉडिफाई करे, नाउन को मॉडिफाई करे, वो एडजेक्टिव है। द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एरिया ऑफ मैप्ड या मैप्ड डेटा वॉज इन द मिडिल स्पेस। बताओ भाई, सबसे पहले वर्ब। तो बहुत बच्चे या तो इसको वर्ब मान लेते हैं या इसको वर्ब मान लेते हैं, इनमें से कुछ भी वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो वॉज है। बी की फॉर्म इकलौती आई हुई है, मेन वर्ब का काम कर रही है और लिंकिंग वर्ब भी है। अब सबसे पहले आप ढूंढो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ढूंढने के लिए ध्यान से समझिएगा, जो ऑफ है वो आपका प्रेपोजिशन है, तो प्रेपो के बाद तो बेटा प्रेपो के ऑब्जेक्ट, इसमें मेन ऑब्जेक्ट ये है डेटा, जो कि नाउन है। डेटा नाउन होता है, आगे चल के पता लगेगा। कैसा डेटा, मैप्ड डेटा, ये तो मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो प्रेपो का मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, डेटा। द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, ये द आर्टिकल हमेशा बाद वाले के लिए आता है, एरिया। तो एरिया क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। कैसा एरिया, द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। अब आप इस चीज को समझेंगे, ध्यान से समझना कि ये जो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है ना, ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव होता है। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, सुपरलेटिव डिग्री होती है ये। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए आप इसे ऐसा समझ लीजिए जो मैं समझा रहा हूं। कैसा, कि आगे चल के एडजेक्टिव चैप्टर आएगा, एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर हम लोग डिग्रीज पढ़ेंगे। बचपन में पढ़िए ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, कूल, कूलर, कूलेस्ट पढ़ते हैं ऐसा। तो डिग्री होती है, तीन टाइप की डिग्री होती है, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। वो तीनों ही एडजेक्टिव होते हैं, टॉल भी एडजेक्टिव है, टॉलर भी और टॉलेस्ट भी।
ऐसे ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव होता है, मोर ब्यूटीफुल भी और मोस्ट ब्यूटीफुल भी। सिमिलरली ये जो मोस्ट कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड, मोस्ट कंसंट्रेटेड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री में है। ये पूरा शब्द एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ये, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है। क्लियर? हमें क्या चाहिए था? वर्ब का सब्जेक्ट। तो प्रेपो के बाद तो प्रेपो के ऑब्जेक्ट है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें से मेन सब्जेक्ट कौन है? एरिया है, जो कि नाउन है। एरिया को सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई भाई। अब वैसे तो बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है वो लिंकिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर जबरदस्ती थोड़ी बना दोगे। तो क्या है यहाँ पे? अब इन है। इन क्या है? प्रेपो। प्रेपो के बाद क्या होते हैं? प्रेपो के ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये द आर्टिकल स्पेस के लिए आया हुआ ये वाला है। कैसा स्पेस? मिडिल स्पेस, नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये एडजेक्टिव है। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर ये ईडी वाली फॉर्म भी एडजेक्टिव होती है क्या? ईडी वाली फॉर्म, कॉन्सेंट्रेटेड, मैप्ड, बिल्कुल सही। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, और जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, वो वर्ब का काम तो करती है, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम भी करती है। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में पार्टिसिपल भी कहते हैं। एडवांस वर्ब्स में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो V3 और V1 आईएनजी वर्ब तो होती है, एडजेक्टिव भी होती है। जैसे एग्जांपल दूं, अ डेवलप्ड कंट्री। कैसी कंट्री? अ डेवलप्ड कंट्री। अ आर्टिकल कंट्री के लिए आया वो नाउन है, और कैसी कंट्री? डेवलप्ड कंट्री, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। अ डेवलपिंग कंट्री। कैसी कंट्री? डेवलपिंग कंट्री। अ आर्टिकल नाउन के लिए आया कंट्री, कैसी कंट्री? डेवलपिंग कंट्री, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो ऐसी मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। कैसा एरिया? कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। कैसा डेटा? मैप्ड डेटा, जिसे मैप किया जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। क्लियर है जी? चलो जी, जल्दी से बनाएंगे अगला क्वेश्चन। हाँ जी, बना लिया। चलिए जी। At the conference, the participant who is known for his trivial questions stood up again and interrupted the discussion. चलिए जी, तो सबसे पहले आप लोग वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वर्ब? अगर आप देखेंगे अलग अलग टाइप की इसके अंदर वर्ब है। यहां पे सिर्फ इज वर्ब नहीं है, इज नोन मिला के वर्ब है, ध्यान रखिएगा। और ये एक्टिव में नहीं है, ये पैसिव में है। अब एक्टिव पैसिव नाम की भी एक चीज होती है, टॉपिक है ये, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये जान लीजिए कि जब कभी भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो पैसिव की वर्ब होती है। बी की फॉर्म का मतलब पता है ना? इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बींग। इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बींग। बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो हमेशा पैसिव की वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेंटेंस बोला, अ लेटर इज रिटन बाय हर। अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो अगर यहाँ आप ये चीज नोट कर पा रहे हैं कि इज रिटन आपकी वर्ब है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मिला के एक ही वर्ब बनी, उसका जो सब्जेक्ट है वो ये है। क्योंकि लेटर खुद को लिख नहीं सकता, उसे लिखा जाता है किसी के द्वारा, तो पैसिव है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो वर्ब है, बट ये वर्ब होती है बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, जिसे पैसिव की वर्ब बोलते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट जिसको जाना जाता है ना, यहाँ पे भी पैसिव है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मिला के एक ही वर्ब बन गई। उसका सब्जेक्ट चाहिए होगा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि पार्टिसिपेंट के लिए आया हुआ है। पार्टिसिपेंट जिसको जाना जाता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एट द सेम टाइम ये सब्जेक्ट का काम करता है, हमने अभी देखा था। तो वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, ठीक है। किस चीज के लिए जाना जाता है? उसके तुच्छ सवालों के लिए जाना जाता है। तो फॉर जो है वो आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं, जब तक या तो अगली वर्ब ना आ जाए या अगला प्रेपोजिशन ना आ जाए। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट अगर आपको कंसिडर करना है, अगर मेन ऑब्जेक्ट आपको कंसिडर करना है तो मेन ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? क्वेश्चंस जो है ना वो मेन ऑब्जेक्ट है आपका, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो प्लूरल बना हुआ है, इसलिए वो नाउन है। मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है आपको। कैसे क्वेश्चंस? ट्रिवियल क्वेश्चंस। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये एडजेक्टिव है। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ सवाल, ठीक है। और हिज भी इसी क्वेश्चन को, उसके तुच्छ सवाल
ये भी एडजेक्टिव होता है, इसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो फोर प्रेपो है, उसके बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो गया क्वेश्चंस जो कि नाउन है, और ये दोनों उसको मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव्स। अब अगर ध्यान से देखेंगे स्टूड अप, यहाँ पे ये एक वर्ब है जो कि पास्ट में गई हुई है, स्टैंड अप होती है जो कि पास्ट में गई हुई है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे एंड लिखा हुआ है, ये आपका कंजंक्शन है, और फिर एंड के आगे एक और वर्ब लिखी हुई है, जैसे स्टैंड, स्टूड, स्टूड, ऐसे इंटरप्ट, इंटरप्टेड, इंटरप्टेड, बाधा डालना, खड़े होना, ये एक्शन होता है ना, एक्शन वाली यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। इधर भी वर्ब है, इधर भी वर्ब है। अब दो वर्ब है तो दो सब्जेक्ट होने चाहिए। तो जब मैंने सेंटेंस पढ़ा सेंटेंस पढ़ के पता चला कि पार्टिसिपेंट जिसको जाना जाता है उसके तो सवाल के लिए वो खड़ा हुआ और उसने बाधा डाली। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इन दोनों वर्ब का एक ही सब्जेक्ट है और वो कॉमन निकाला हुआ है, मतलब है दो ही वर्ब, वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2, और सब्जेक्ट भी दो ही है। पार्टिसिपेंट इसका भी सब्जेक्ट है, इसका भी है, क्योंकि पार्टिसिपेंट बार बार लिख नहीं सकते, ऐसे रिपीटेशन हो जाएगी, तो वो कॉमन निकाला हुआ है कि पार्टिसिपेंट स्टूड अप एंड पार्टिसिपेंट इंटरप्टेड द डिस्कशन। समझ रहे हो ना, तो सेम था, जैसे पिछले वाले में सेम था, तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। है दो ही वर्ब, है दो ही सब्जेक्ट, बस वो दोनों सब्जेक्ट सेम थे इसलिए कॉमन निकाला हुआ है। तो इन दोनों वर्ब को क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, और वो नाउन होना चाहिए, तो द आर्टिकल है, तो आपका यहाँ पे नाउन है, बोलो हाँ। क्या इंटरप्ट किया, डिस्कशन को इंटरप्ट किया, तो यहाँ पे ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, इंटरप्टेड व्हाट, डिस्कशन, और द आर्टिकल है, तो आपका नाउन भी है। अब अगेन क्या होता है, तो वो खड़ा हुआ, अगेन कैसे खड़ा हुआ, दोबारा खड़ा हुआ, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो आपका क्या होता है, एडवर्ब। क्लियर। एट क्या होता है, प्रेपोजिशन, और प्रेपो के बाद क्या आते हैं, प्रेपो के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है जो कि आपका नाउन भी है। सभी बच्चों को एक एक चीज समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा देखेंगे। एट प्रेपो, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट नाउन है। पार्टिसिपेंट आपका सब्जेक्ट था जो कि नाउन था, और उसकी जो वर्ब है वो ये रही, पार्टिसिपेंट स्टूड अप अगेन एंड पार्टिसिपेंट इंटरप्टेड द डिस्कशन। सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई और ये वर्ब मिल गई, ठीक है। इंटरप्टेड वर्ड, डिस्कशन, ये तो ऑब्जेक्ट है इस वाली वर्ब का, और नाउन भी है, द आर्टिकल लगा पड़ा है। फिर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि पार्टिसिपेंट को रिलेट कर रहा है, एट द सेम टाइम ये सब्जेक्टिव केस भी होता है, तो इसकी वर्ब होगी, साथ में इसकी वर्ब लिखी। क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, हो जाता है। तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गई, इनका कोटा पूरा हो गया। फिर ये प्रेपो है, ये पूरा प्रेपो का ऑब्जेक्ट था, मेन ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस था, वो नाउन है, प्लूरल बना हुआ है। तो सवाल, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, फिर ये एक और एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। बाकी स्टूड अप को मॉडिफाई करने वाला, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला ये एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन है, बाकी सारी चीजें मैंने बता ही दी हैं। तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस में आसानी से वही चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो जो मैंने आपको सिखाई, बोलो हाँ। अब आप देखेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसके अंदर आप सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ के बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए। चलिए, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स, ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे या स्टेट को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 5 फॉर्म हो, और ये 5 फॉर्म हो, और 5 फॉर्म में से ये पहली फॉर्म है। अब वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा बच्चे, इसे सब्जेक्ट बना देते हैं। जबकि ब्रिंग व्हाट, ब्रिंग अ ग्लास, तो ये तो वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई है, ये तो ऑब्जेक्ट है, और आर्टिकल भी है, तो नाउन भी है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, वाटर किसी चीज का नाम है, तो नाउन है। लेकिन हम तो ये सीख के आए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी कोई वर्ब नहीं है जो बिना सब्जेक्ट के आ जाए। तो ये सेंटेंस में देखेंगे वर्ब का जो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या करें जी? अब ये सेंटेंस तो गलत हो गया, लेकिन ये सेंटेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें वो बातें तो इंप्लीमेंट हो नहीं रही है जो हमने सीखी हैं, वो लॉजिक्स तो जस्टिफाई हो नहीं रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी अगला ही टॉपिक सेंटेंस है, उसकी शुरुआत करेंगे, उसमें आप जानेंगे सेंटेंसेस के काइंड्स क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस। तो उसमें इंपैरेटिव सेंटेंस आएगा ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, V1 से होती है, ऐसों को इंपैरेटिव कहते हैं। और ऐसे केसेस में जो इनका सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, वो होता है यू। क्योंकि जब मैंने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास लेके आओ, तो किसी को तो कहा होगा, या हवा में बोल दिया, जिन को बोल दिया है पानी का ग्लास लेके आओ, जैसे यूं पेश हो जाएगा आपके आगे, नहीं ना।
तो किसी को तो बोल रहा हूँ, हे यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तुम लेके आओ, किसी को तो बोला होगा ना, किसी को तो मैंने रेफर किया ही होगा। तो ऐसे केस में यू जो होता है वो हिडन होता है। वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यू प्रोनाउन है, तो ये वाली सिचुएशन भी जस्टिफाई हो गई है। आई होप समझ में आ गया। वही सेम चीज है शट द डोर। अगर देखेंगे बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शट व्हाट द डोर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। द आर्टिकल है तो नाउन है। वर्ब का सब्जेक्ट यू जो है वो हिडन है और प्रोनाउन भी है, जस्टिफाई हो रहा है कि हम इसे प्रोनाउन भी बोल रहे हैं, सब्जेक्ट भी बोल रहे हैं, तो एक होता है नाम, एक होता है काम। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको ऐसे रटना नहीं है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट है। बस आपको सेंटेंस में वर्ब का फंक्शन सीखना है, क्योंकि फंक्शनल इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप लोग, जानते हैं। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। ट्रांजिटिव में एक टर्म आपको दिखाई दे रही है, प्रीफिक्स ट्रांस। इस ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर। तो मतलब ऐसी वर्ब जो अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर करती ही करती हैं, और आगे ट्रांसफर करती हैं तो कोई रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट होती ही होती है। तो ऐसी वर्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब विच ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? शी एट मैंगोज, तो ईट, एट, ईटन, यहां मेन वर्ब दिखाई दे रही है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बोलो हाँ। शी एट व्हाट? मैंगोज। आपको ऑब्जेक्ट पहचानना तो आता ही है, तो शी एट व्हाट? मैंगोज। तो वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई है, तो भैया ऑब्जेक्ट है। मैंगो फ्रूट का नाम है, तो नाउन भी और प्लूरल भी बना हुआ है। तो क्या इस वाली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है? हाँ जी। तो ये वाली वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब भी है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं इसे मेन वर्ब भी बोल रहा हूं, इसे ट्रांजिटिव वर्ब भी बोल रहा हूं। एक चीज को आप कई नाम से पुकार सकते हैं भाई, बताया था ना मैंने इसका एग्जाम्पल देके, ठीक है। और ये सब्जेक्ट का तो यहाँ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं। वो कौन सी होती है? वो ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफाई की जाती है। क्या लाइक एक वर्ब है? हाँ जी, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड थी। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग, लाइक्स। आई लाइक होम, यू, वर्ब के बाद होम का रिप्लाई है, तो भैया ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, हाँ जी प्रोनाउन है, कंफर्म्ड है। तो मतलब ये भी कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव आपने सेंटेंस के थ्रू आइडेंटिफाई करने से रटना नहीं है कि ये ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव, लिस्टें नहीं रटनी है यहाँ पे। हाँ, थोड़ी थोड़ी वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे लिंकिंग वर्ब्स मैंने दिखाया। ऐसे आगे भी चल के आएंगे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी वर्ब्स, तो मैं बताता चलूंगा कौन सी याद करनी है आपको। अलग से लिस्टें नहीं बनानी है आपने। तो ये दोनों की दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आगे रिसीव करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो सिमिलरली इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी? ऐसी वर्ब जिनके बाद उन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते। ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन के भी तो ऑब्जेक्ट होते हैं ना। वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। शी क्राइड लाउडली, तो क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइंग्स, ऐसा शब्द जो एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करे, मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद थर्ड फॉर्म नहीं होती है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद, क्योंकि क्राई की दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम होती है, क्राइड, क्राइड, तो सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ही होती है। तो ये सेकंड फॉर्म है। शी क्राइड व्हाट, कोई आंसर? शी क्राइड होम, कोई आंसर? शी क्राइड हाउ, तो हाउ का आंसर है, तो मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। और वैसे भी ये वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है, अगर ध्यान से देखेंगे वो कैसे क्राई की, जोर से क्राई की, ठीक है। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब है। तो आप मुझे बताओ इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो नाउन या प्रोनाउन होता, तो मतलब ये वाली जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। सिमिलरली आई एम गोइंग टू शिमला, एम गोइंग आपकी वर्ब होगी, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बनी। अब बताओगे ये कौन सी वर्ब है? गोइंग है ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? उसके तुरंत बाद टू लिखा है, टू क्या होता है? प्रेपोजिशन, और प्रेपो के बाद क्या होता है बेटा? प्रेपो का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। शिमला किसी जगह का नाम है। अब आप ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है लेकिन प्रेपोजिशन का है, वर्ब का नहीं है। तो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वाली वर्ब फिर से कैसी होगी? इंट्रांजिटिव। तो बहुत आसान है, अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आता है तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी आइडेंटिफाई करनी आती है, ठीक है। ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आगे चल के हम कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे सेंटेंस की।